my laptop be plugged in for the charging. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, I have a little bit confusion in understanding the distinctive opposition and non-distinct opposition. Okay. According to my knowledge, whatever I have understood, I tell you, distinctive opposition, it means about the difference about the voice, pet and bet. जी जी बिल्कुल। Yeah, अब and non-distinct. जी असल असल बात है कि जी फैक्ट्स एंड बैट्स की हम जब हमने बात की थी, तो जी सर जी वर्ड तकरीबन सेम है, सिर्फ आप देखें उसके अंदर क्या है, सिर्फ साउंड 2 की वजह से लफ्ज़ चेंज हो गया, है ना? जी सर जी जी हाँ, इसी तरह इसी वजह से वो डिस्टिंक्टिव कहलाते हैं। जी। अच्छा, और जिसमें और नॉन डिस्टिंक्ट। जी जी, जी, बताएँ, बताएँ। हाँ, नॉन डिस्टिंक्ट अपोजिशन था ना, उसमें पिन और पिन जी का हाँ, एग्जाम्पल। हाँ यानी हाँ, वो पी के टी से साउंड से पहले जो नेज़ल साउंड आता है ना, जी जी जी। इस वजह से हम उनको नॉन डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। गॉट इट? जी सर जी, यस आई गॉट। थैंक यू। क्योंकि नेज़ल साउंड जो है, ये तो मैंने आपको आप जानते हैं कि मैंने आपको क्लियरली उसमें बता दिया था, ठीक है? Even we practice a lot in samples of the phonetical samples, just like place of manners, manners of articulations, place of articulations, ठीक है ना? जी और सर। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस, यानी उनमें हमने इनके बारे में मजीद हमने डिस्कस की थी, और उस डिस्कशन के अंदर मेन चीज जो थी वो क्या थी कि हाउ द साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड बाय व्हिच काइंड ऑफ द थिंग्स दैट वी प्रोड्यूस द साउंड्स, दीज वर द मेन थिंग फॉर, गॉट इट? ऑलराइट। यस सर। All right. So the theory of Markness, that was concerned to the notion of Markness was first developed in Prague school phonology, but was subsequently extended to the morphology and syntax and semantics. अच्छा,
आपको मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का जो प्रोसेस है, क्या वो समझ में आ गया, समझ क्लियरली? जी सर। जी, व्हाट यस डिड यू सर। गेट? What's the difference between syntax and semantics? Sir, syntax is the structure of the words or Hmm. sentences, and the semantic is the meaning of a sentence. Meaning of the words, okay? How they are being Yeah. found through the meaning by the sense. तो उसमें जो है मेन चीज जो है वो है सेंस. हम सेंस का निकालना जो है ना सिमेंटिक्स में वो लाजमी है. और सिंटैक्स यूज समझ लें जिस तरह ग्रामर की हम बात करते हैं, हम ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हम उसमें रखते हैं और ग्रामर के जो प्रोसेस हैं वो हम चलाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके हवाले से. तो बहरहाल, और बाकी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी So the words structure. वर्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तो सिंटैक्स में आ गया ना, ग्रामर. और सिमेंटिक्स मीनिंग है, दैट्स आल्सो राइट. एंड व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी, अब दो चीजें हैं आपके लिए. फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में क्या फर्क है? ये सर इसमें फोनोलॉजी में साउंड्स का बारे में होता है और मॉर्फोलॉजी जो है वो आई डोंट नो सर अबाउट दैट फॉरगॉट. हम क्या करते हैं, वर्ड का फॉर्म बताते हैं. वैसे मॉर्फोलॉजी लफ्ज जो मॉर्फोलॉजी है ना, वो कहाँ से लिया गया है? मॉर्फ प्लस लॉजी. कहाँ से लिया गया है? मार्क्स प्लस लॉजी. मॉर्फ प्लस लॉजी. तो ये आप चीज जो है वो नोट कर दें अच्छी तरह से. क्योंकि मॉर्फ जो है ना, मॉर्फ जो है ना, इट मीन्स फॉर्म. मॉर्फ मीन्स फॉर्म. यानी अगर हम क्या करते हैं, वर्ड का पूरा फॉर्मेट हम देते हैं कि भाई अगर हमारे पास कौन सा लफ्ज कहाँ से निकला, कहाँ से लिया गया, हम उसको मॉर्फोलॉजी में शामिल करते हैं. इज इट क्लियर? यानी आपके पास रूट वर्ड है, यानी उसका प्रीफिक्स कहाँ से आया, उसका उसको हमने सफिक्स उसके साथ हमने ऐड किया. ठीक है ना? तो सफिक्स हमने उसके साथ ऐड किया और प्रीफिक्स हमने उसके साथ ऐड किया. तो ये हाउ इट वाज. Okay, what was the main things, what was the main reasons by which that we are going to know something about the form of the words. If this kind of a discussion, this kind of a knowledge, if we are going to get something, so that's such be the morphology. And even we discuss syntax and semantics. Now I think that you have been cleared for. Am I right? So Marketing phonology, we discussed yesterday. Even when two phonemes are distinguished by presence or absence of a single distinctive features, one of them is said to be marked and the other unmarked for the feature in question. अब दो फोनीम्स को ले लें, ठीक है, और वो जब हम उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस हम डिस्टिंक्टिव फीचर के साथ जब हम उसको बयान करते हैं, तो एक हमारे पास मार्क्ड कहलाएगा और दूसरा हमारे पास अनमार्क्ड कहलाएगा. Just like ba is marked and pa is unmarked with respect to voicing. अब ba और pa, हालांकि ये दोनों तकरीबन यूं समझ लें कि हमारे पास बायलेबल जो है साउंड्स हैं, हम दोनों में हम इसमें अब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है फोनिक्स पर वो किस पर इस्तेमाल होता है? बा. तो ये बा जो है वो मार्क्ड कहलाता है, अनमार्क्ड जो है वो था कहलाता है. इट इज ड्यू टू द वॉइसिंग प्रोसेस. क्लियर? If you are going to come to know about the markedness in morphology में हम आ जाएं, तो मॉर्फोलॉजी की अभी मैंने आपसे एक डिस्कस की मॉर्फोलॉजी के हवाले से.
वो मैंने आपको क्या बताया कि मॉर्फ इट मीन्स फॉर्म। मॉर्फ से क्या मुराद है? यानी फॉर्म। इट मीन्स जो हम वर्ड का जो फॉर्म पेश करते हैं, हम वर्ड का जो मुकम्मली फॉर्मेट जब हम पेश करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? अब यहाँ पर जो मार्कनेस होगा, मार्कनेस हम किस तरह चेक करेंगे? द रेगुलर इंग्लिश वर्ब can be said to be marked for the past tense by the suffixation of the ed, but to be unmarked in the present. अब ड साउंड जो है ना, जहाँ पर ये ड साउंड ईडी हम लगाते हैं, तकरीबन यूँ समझ लें कि किसी वर्ब के साथ जब ईडी फॉर्मेट लग जाता है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर सेकंड फॉर्म आप बनाते हैं किसी वर्ब का, ठीक है, तो अब हमारे पास जंप एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये जंप जो है एक एग्जाम्पल्स है, और इसके साथ जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये मार्क्ड फॉर्म कहलाएगा, और जब उसको दोबारा आप फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी कि जंप, तो ये अनमार्क्ड फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि मार्क ने सेकंड फॉर्म ईडी जो बताया था कि भाई हमारे पास, हाँ, ये तो आप जानते हैं ना कि रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म कैसे बनता है, जी सर। हाउ टू फॉर्म रेगुलर एंड इरेगुलर। सर आई नो हाउ। सर जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकिंग, दिस इज इरेगुलर। व्हाई? Because it changes the form. जी, Because it changes the form of the word. because of the change of the form of the verb. जी सर जी, verb या। Okay, what about the shut? Shut, shut, shut. हाँ, It अब आप doesn't. इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा verb है? ये रेगुलर है या रेगुलर है? सर regular. ये रेगुलर है। जी सर। हाउ? सर कंफ्यूज हो गए। इसमें कंफ्यूज करने की क्या बात है? हाँ जी, वेलकम मिस्टर महेश कुमार, आपने ज्वाइन किया, और मैं आपसे मुखातिब हूं कि आप बता सकते हैं रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म में क्या फर्क है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दैम? Hello, जी, हेलो। am I audible, sir? यस यस। Yes, sir. Can you? You were asking something. I couldn't hear you properly. जी, here is a discussion something about the regular and irregular form of the verb. Yeah. Yes. So I have to share something. Yes, come on. Yes. Regular forms are those which are made with ed, and the irregular forms are those which does not follow ed, and they have different, form in first form and second and third. So like decide is a regular form of the verb, like decided, it's a second and third form. And if we go for just write, it's an irregular verb form, write, wrote and written. So these are the examples. अच्छा, राइट, रोट, रिटन, आप क्या कह रहे हैं कि ये Irregular irregular? form है. Okay, and what about Regular, decided. decided is the regular form. अभी Decided, yeah, just अभी रहमान से पूछा कि व्हाट अबाउट शट? शट के जो Yeah. उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? तो रहमान हंसने लगा। अच्छा. हंसने की क्या बात है इसमें?
हाँ, ये बात है ना, कह रहे हैं सर आप अफसोस कर रहे हैं। अच्छा, जी। सही। अब आप बताएं फिर ये क्या पोजीशन बनेगी? इसको भी हम क्योंकि वो जो रूल हम फॉलो करते हैं वो तो ईडी वाला ही करते हैं, जिसको हम हाँ, रेगुलर कहते हैं, तो ये भी हाँ, इरेगुलर में आएगा, शर्ट वाले या इरेगुलर में कट वाले। यस सर। शट शट शट, कट कट कट, बास्ट Mm. बास्ट बास्ट, थर्स्ट थर्स्ट थर्स्ट। अब क्यों हम क्या कहेंगे, इनको रेगुलर फॉर्म कहेंगे या इरेगुलर कहेंगे? कि चेंज तो नहीं आ रही, लेकिन रेगुलर में इनके लिए कोई प्रॉपर होगा टेक्निकल टर्म जो मुझे याद नहीं है, जरूर होगा नहीं, क्योंकि जी। हम मगर अलबत्ता हम उनको क्या कहें फिर? रेगुलर कह सकते हैं फिर उन्हें, क्योंकि वो भी सेम को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा, पैटर्न। तो अब बात आपके सामने आ गई। तो बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिनके तीनों फॉर्म्स लाइक फॉर्म्स हों, समझ में आ रही बात? यस सर। लाइक फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स आर लाइक फॉर्म्स। जब तीनों फॉर्म्स एक जैसे हों तो हम उनको भी इरेगुलर कहेंगे, यस। और तीनों फॉर्म्स डिफरेंट आ जाएं हम उनको भी इरेगुलर कहेंगे। अब समझ में आ गई बात? यस सर। और ऐसा हम जब हम सेकंड फॉर्म बनाएं, अगर डी पे या टी पे खत्म हो, ठीक है ना, डी पे खत्म हो या टी पे खत्म हो, तो हम उनको रेगुलर फॉर्म कहेंगे। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। हाँ, तो अब मॉर्फोलॉजी के हवाले से जब हम मॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे तो जस्ट लाइक जम्प्ड, अब जम्प्ड ये सेकंड फॉर्म में है, ठीक है ना? तो अब मॉर्फोलॉजी में ये जंप जो सेकंड फॉर्म है ये मार्क्ड फॉर्म है। ये मार्क्ड फॉर्म इस क्योंकि ये मार्कनेस के अंदर जो मार्कनेस में बताया गया सेकंड फॉर्म इस तरह बनेगा, उन्होंने इजी करके ये शक्ल बना कर दी थी। लेकिन पहले यानी इनके फॉर्म्स कुछ अलग तरीके से बनते थे। तो मार्क ने क्या किया, यानी उनके बारे में हमारे पास जो है ये शक्ल बताई। तो बस अब जो पहले वाली जो मौजूदा शक्ल है वो तो वर्ब की पहले मौजूद थी, यानी यूं समझ लें कि जब ये जंप फॉर्मेट है, ठीक है, और उसके साथ अब जंप्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पहले मौजूद था हमारे पास, इसलिए यानी इसके साथ छेड़छाड़ मार्क ने नहीं की तो ये अनमार्क्ड कहलाता है। मार्क्स फॉर्म में इसने ईडी वाला फॉर्मेट बताया, इजी करके बताया कि भाई आप अगर सफिक्स सेक्शन करते हैं, यानी कि सफिक्स करते हैं किसी वर्ब के एंड में डी या ईडी लगाते हैं, तो ये मार्क्ड फॉर्म कहलाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। जी सर। Let's move in the markedness and vocabulary. अच्छा, वोकेबलरी की अगर हम बात करें तो वोकेबलरी में कौन सी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट थी जो हम कहना लाजम समझ रहे थे? इन वोकेबलरी द सेंस ऑफ मार्कनेस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट। हमारे पास वोकेबलरी के अंदर जो सेंस ऑफ मार्कनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मोर एब्स्ट्रैक्ट, which is independent of presence or absence of ever future or affects. affects क्या चीज है ये मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूं, बता सकते हैं? जी सर। अच्छा, हम 2 मिनट रुक रहे हैं क्योंकि अजानें हो रही हैं, तो आप लोग भी अजानें सुने। मेरे पड़ोस की आवाज अजानें शुरू हो गई हैं, ठीक है? In vocabulary, the sense of markedness is more abstract, which is independent of the presence or absence of an ever, future or affects. हमारे पास कुछ जो कहीं पे affects से मुराद ये होगा कि मार्कनेस ने मार्क ने क्या किया
उसके मार्कनेस थ्योरी के हिसाब से जब उन्होंने वोकैबुलरी में आइडिया पेश किया, तो वोकैबुलरी में आइडिया पेश करने के लिए उनके पास कौन सी ऐसी चीजें मौजूद थी जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर अब यानी जिस तरह हम कहते हैं कि भाई मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, हम उसकी जेंडर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर बिलफर्ड्स लायन हमारे पास शेर है, ठीक है, तो अब इसका जो अपोजिट जेंडर है भाई शेरनी, हम शेरनी को कैसे लिखेंगे। अब मार्क ने क्या किया, ये बताया कि भाई आप इसी के साथ ESS लगा दें तो मतलब इसकी जेंडर जो है यानी वोकैबुलरी में तब्दीली आ जाएगी। ये आपके पास मैस्कुलाइन होगा तो ये आपके पास फेमिनाइन बन जाएगा। तो ऐसी शक्ल जो है ये नेस वाली फॉर्मेट आपने देखा होगा, इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ये पहले मौजूद नहीं था। यानी इन्होंने क्या किया, आसान करके हमारे लिए ये सिस्टम बना के दिया ताकि हम क्या करें कि इसके साथ जो है ना हम ESS लगाएं, ठीक है, ताकि हम उसकी जेंडर तब्दील कर सकें। अलबत्ता कुछ हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पर इधर क्या चेंज हुआ, हमने सिर्फ इसके साथ सफिक्स ऐड किया। यहाँ पर हमने सफिक्स ऐड किया तो वर्ड बन गया, एक वर्ड फॉर्मेट हमारे पास आ गया मौजूद, ठीक है, और एक हमारे पास एक मखसूस शक्ल वर्ड की बन गई और वोकैबुलरी में डिफरेंट वर्ड भी आपके सामने शामिल हो गया। उसके बाद हमारे पास यानी ब्रादरहुड, ये लफ्ज पहले हमारे पास मौजूद था। जी, आप जानते हैं ब्रादरहुड जो है ये लफ्ज मार्क ने नहीं बताया, लेकिन हम इस वर्ड को अनमार्ड कहते हैं, लेकिन ब्रादरहुड से कॉपी करके मार्क ने कहा कि आप लोग सिस्टरहुड भी बना सकते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो यानी ब्रादरहुड, अगर बॉयज आपस में भाईचारा करते हैं तो उसको हम ब्रादरहुड करते हैं। अगर खवातीन कोई है, अगर उनके आपस में किसी किस्म का जो है भाईचारा है तो वो क्या है, सिस्टरहुड कह सकती हैं। तो इसी तरह सेम वर्ड जो है, अब यहाँ पर भी हुड है और यहाँ पर भी हुड है, लेकिन इसने प्रीफिक्स चेंज किया यहाँ पर। तो कहीं पे प्रीफिक्स की तब्दीली आई, कहीं पे सफिक्स की तब्दीली आई। यहाँ पर प्रीफिक्स तब्दील हुआ और यहाँ पर सफिक्स तब्दील हुआ। तो इसी हिसाब से दोनों को हम कहते हैं एफिक्स। ये मैंने आपको इसको हम ओवर्ड्स फीचर भी कहते हैं, क्या ओवर्ड फीचर भी कहते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे पास वोकैबुलरी में भी बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो आई हैं। मतलब अब अगर मार्कनेस के हवाले से वोकैबुलरी के वैसे नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्कनेस के अंदर वोकैबुलरी में बहुत सारी तब्दीली जो है वो आई। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते थे और अब हमारे पास जो है इन चीज़ों के लिए ये हमारे लिए एक आसानी हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं रीसेट कंट्रीब्यूशन, थीम एंड रीम। अब थीम एंड रीम के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या प्रोसेस रहा इनके हवाले से। जी, द डिस्टिंक्शन ऑफ द थीम and Reen is the most valuable contribution made by the post World War II. अब हमारे पास जो पोस्ट वर्ल्ड वार यानी सेकंड जो जंग अजीम हमारे पास पेश आई, उस दौरान थीम और रीन के बारे में बहुत ही खास काम जो किया गया, उसका मुकम्मली यानी एक बेहतर कंट्रीब्यूशन था जो बनाया गया इस दौरान। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी। ये कौन सा ड्यूरेशन है? जी, do you have an idea about? No, sir. Know about? सर जी, पोस्ट वर्ल्ड वार 1945 में एंड हुई थी ना।
जी सर 1945 में एंड हुई थी वर्ल्ड वॉर। जी जी, एंड तो 1945 में हुई थी। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। 1945 में इसका जो है एंड हुआ था। 1939 तकरीबन 1939 में जो है यानी इनका जो है प्रोसेस हुआ था। ठीक है, तो ये मुकम्मल जो हमारे पास है, तो अब हमारे पास कुछ जो तब्दीलियां हैं 1945 के बाद की बात है, कुछ पहले की बात है, लेकिन आप लोग यूं समझ लें कि 1940 से लेकर 1950 तक, ठीक है ना, इनके दरमियान ये प्रोसेस रहा। ठीक है, 1940 के दरमियान 1940 से लेकर 1950 तक यह पोस्ट वर्ल्ड वार यानी इस ड्यूरेशन के अंदर रीम और थीम के बारे में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन पेश किया गया। द थीम ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट that refers what is already known or given in the context. थीम हमारे पास जो मेन चीज है वो क्या है कि जो हमारे पास ऐसा कोई पार्ट है, ठीक है, यानी वो किस चीज को रेफर करता है या उसके लिए कॉन्टेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का, जो हमारे पास पार्ट है, जो हमारे पास जो पार्ट इंफॉर्मेशन हमें दे, यानी जिस लफ्ज से हमें इंफॉर्मेशन मिले वो रीम में आ जाएगा, और जो मुकम्मल जो है किसी कॉन्टेक्स्ट दिए हुए क्या कहेंगे, थीम का। जस्ट लाइक द थीम इज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द मैसेज। यूं समझ लें कि थीम हम यह है कि भाई मैसेज हम हमारी तरफ से मैसेज निकल कर अब आपके पास वो आ रहा है, तो ये कन्वे हो रहा है। ठीक है ना, जब आंसर वांट्स कर अबाउट द मैसेज, ठीक है ना, अब मैसेज के बारे में वो जो जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो रीम में आ जाएगा। थीम एंड रीम, दैट इज द रीसेंट कंट्रीब्यूशन। A sentence contains a point of departure and a goal of discourse. The point of departure called the ream, यानी जो पॉइंट जहां से आपने मैसेज देना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो वो पॉइंट जो है वो थीम कहलाएगी। एज द ग्राउंड ऑन विच द स्पीकर एंड हियर मीट, ठीक है ना, तो अब एक बात करने वाला जो है और बात सुनने वाला जो है, यानी लिसनर और स्पीकर जो है ना, यानी एक पॉइंट पर, एक बिल्कुल ग्राउंड पॉइंट पर मिल जाए, तो ये हमारे पास जो है ये थीम में चीज आ जाएगी। द गोल ऑफ डिस्कोर्स इज कॉल्ड द रिंग। उसका मेन मकसद, उस डिस्कोर्स जो आप कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद जो है अगर आप उसको देखते हैं तो वो आपके लिए रिंग, इट प्रेजेंट्स द वेरी इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी इम्पोर्टेड टू द हियरर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दी जाए तो वो हमारे पास रीम कहलाएगी। द रीम टेंड्स टू प्रोसीड द रीम regardless of the whether the theme or the रीम is grammatically subject। ठीक है, तो ये एक ग्रामेटिकली मैटर जो है इस हिसाब से मुकम्मल, जिस तरह हम कहते हैं भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर होता है, तो मिसाल के तौर पर आप लोगों की मेन चीज जो है यूं समझ लें कि जो आपका थीम है वो सब्जेक्ट आपके लिए थीम है। अब उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस के अंदर आप यानी बयान करते हैं, तो वो वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं या लगाते हैं तो हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये पार्ट रीम में आ जाएगा, यूं समझ लें कि सब्जेक्ट पार्ट जो है वो थीम में आ जाएगा। द सैली स्टैंड्स ऑन द टेबल। अब सैली आपके पास, ये देखिए सैली जो है वो थीम है, स्टैंड्स ऑन द टेबल ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपको रिंग कहलाएगा। ऑन द टेबल स्टैंड्स सैली। अब इसको हम अलग तरीके से भी हम यूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप अपनी उर्दू लैंग्वेज
या सिंधी लैंग्वेज की तरफ आप गौर करें। कभी आपने बात करते हुए ड्यूरिंग स्पीकिंग आपने कभी रूल को फॉलो किया है? नहीं, आप लोग नहीं करते। आप कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, मेरे लिए पानी लाओ, या आप दोबारा खाली आप ऐसे कहते हैं पानी लाओ। ठीक है, आप दोबारा एक और वर्ड यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कह देते हैं मुझे पानी दो। ठीक है, अब मुख्तलिफ आपने जो है वो तरीके जो है ना आप लोग यूज करते हैं। अब मिसाल पर जो मेन पॉइंट आपके सामने है वो हमारे लिए क्या पोजीशन है। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स जो है हम किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ऑन द टेबल स्टैंड्स। अब देखें, मैंने इस सेंटेंस को ही थोड़ा सा यानी चेंज कर दिया। अब इसमें हमारे पास कोई ग्रामेटिकली, अब यहां पर क्या है, ऑन द टेबल स्टैंड्स। भाई टेबल पर एक खड़ा होता है, यानी कोई जो है वो स्टैंड्स करता है। अब मैं अगर इस सेंटेंस को इन्फॉर्म कर दूं आपको, यानी पेश कर दूं, बाकी ये सैली का नाम मैं यहां पर नहीं ले रहा, तो आपको पता किसे पड़ेगा, यानी ये कौन बंदा ये काम कर रहा है। अब इसी तरह यानी सेंटेंस को घुमा के और दोबारा आप उसकी प्लेसमेंट तब्दील करेंगे। अब यहां पर ये देखें, ये आपका वैसे सब्जेक्ट है, सैली स्टैंड्स ऑन द टेबल। अब आप देखें इस सेंटेंस को इस तरह जब आप लिखते हैं ना कि ऑन द टेबल स्टैंड्स, क्या, सैली। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास जो है यूं समझ लें कि ये दोबारा थीम बन गया। अब सैली हमारे पास जो है वो रीम बन गया, क्योंकि सैली जब हमें पता चलता है, जिस बंदे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये चीज रीम में आ जाएगी। तो थीम और रीम में ये फर्क होगा। डिड यू गेट इट? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई टेंशन है? Sir, I have a question in the last slide. जी 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 जी, ओके बेटा, अब दोबारा बोलें। सर ये जी सर देखें, अगर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई हम रद्दोबदल कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें जो क्वालिटी ऑफ जो टेक्स्ट है या स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं होगी ना। जैसे अब देखें मैंने वहाँ पे अगर थीम हमारा सैली है, हम्म, तो हमारा थीम नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही रहेगा, और जो रीम है बेसिकली वो उसकी जगह चेंज हुई है ना, उसकी जो फंक्शन है वो चेंज हुआ है क्या इसमें? अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैंने जो आपके सामने बात की, अब ग्रामर क्या करता है? ग्रामर में तो ये बिल्कुल बस वो चेंजेस ऑफ पोजीशन है ना सिर्फ इसमें। ग्रामर जो है यूं समझ लें कि ग्रामर में जब हम सिंटेक्स की बात करेंगे ना, तो सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का पैटर्न बताते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? यस सर। जब आप लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो Yes, sir. ये ग्रामर से थोड़ा सा हटकर है। अब यहां पर ग्रामर की बात नहीं आएगी कि सेंटेंस पर हम असर क्या करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा, मिस्टर रहमान, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. मैंने आपको कहा कि आप फलां दरवाजा जो है आप बंद कर दो। ठीक है, जी सर। जी। मैंने आपको कहा फलां दरवाजा बंद कर दो। अब हाँ। ये इंफॉर्मेशन मिस्टर महेश, मैं Yes, आपसे sir. मुखातिब हूं। Yes, अब sir. ये इंफॉर्मेशन आप किसी और को देना चाहते हैं, दरवाजा बंद करने की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप किसी और को देना चाहते हैं, आप कैसे देंगे बताएं, उर्दू में बता दें। ऑफ कोर्स मैं आपके ना, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है तो आपके नाम कहूंगा ना, कि सर ने कहा है कि आप दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, अगर किसी और की मुझे इंस्ट्रक्शन है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप, मैं नहीं कहता, मुझे आप निकाल दें इस बात से। ठीक है, ये दरवाजा बंद करने की बात जो है वो रहमान से यानी यूं समझ लें कि मुखातिब हैं। तो अब आप बताएं ये इंफॉर्मेशन आप तीसरे को कैसे देंगे? मकसद मैं बताएं तो बताएं। सेम सेंटेंस यूज करूंगा ना, दरवाजा बंद कर दो, सेम। अगर ऐसे मैं सर, उनको ऑर्डर दे रहा हूं तो, अगर
Hello, क्या am I audible? जी आवाज तो आपकी आ रही है सर। आप हाँ सर। ये कहेंगे ना, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। आप ये हाँ सर। आप ये कहेंगे ना कि So your voice is not clear. We can't hear you properly. Hello, Rahman. Am I audible? Sir, your voice is not clear. am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। Now you are audible. अच्छा, नेट का मसला क्या है, मतलब हम बात कहाँ तक पहुंचे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सर आप मैं एग्जाम्पल बता एग्जाम्पल रहे दे थे। रहा था। जी जी। जी, एग्जाम्पल दे रहा था। जो मैंने बात की कि भाई आप कहेंगे रहमान ने दरवाजा बंद किया, यस। ये बात समझ में आ गई? हम्म। अगर आप कहते हैं दरवाजा रहमान ने बंद किया, हम्म। बंद किया दरवाजा रहमान ने, ठीक है। तो आप अगर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं आपके, हम हाँ कहाँ नहीं पे जो है ना। नहीं 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 नहीं, असल बात है आप अपने जुमले की, अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना कि बंद किया दरवाजा, अब यानी अगला बंदा जो है आपसे अभी भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, भाई बंद किया दरवाजा किसने, अगला पूछेगा ना किसने, और सही। आप क्या कहेंगे, रहमान ने, ठीक है? हम्म। अब मिसाल के तौर पर जो आप जुमला पेश कर रहे हैं और एक मेन पॉइंट ऐसी है जो इंफॉर्मेशन है, यानी जिसको आप देने से अपनी इंफॉर्मेशन मुकम्मल करेंगे ना, वो आपकी रीम होगी। जो आप किसी को अच्छा बात बता रहे हैं वो आपकी थीम बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा अच्छा सर, फिर क्या इसमें मकसद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो रीम होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मकसद जो भी हम एक्स्ट्रा, जो एक तो चीजें कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हैं जो कि हम, जो मेन जो थीम है सेंटेंस का, हाँ जी और अगर जो जी जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं वो जाके रीम बनेगा उसका। अब देखें एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी आप कह रहे हैं, इसमें देखिए एडिशनल ना, जी इंफॉर्मेशन जी, कौन सी? जैसे कि हमारे हम बात करें, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सैली, तो जी यहाँ पे बिल्कुल हम सैली के बारे में बात करें, वही हमारा थीम है। लेकिन जी बिल्कुल। सैली ने क्या किया, ये रीम है, ये इंफॉर्मेशन है, स्टैंड्स ऑन द ये टेबल। बिल्कुल जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड में, तो हम करें ऑन द टेबल स्टैंड्स, चले ऑन द हाँ टेबल, माना टेबल पे जो है, टेबल की खड़ा बात हो है। रही है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वो थीम है। और हाँ जी सैली खड़ा कौन है, वो रीम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है सैली। हाँ बिल्कुल, यानी अब इस पार्ट की इंफॉर्मेशन इससे बनती है मुकम्मल, या तो एडिशनल ये आपका रीम इंफॉर्मेशन। बन जाएगा। हम्म। अब ये जो पार्ट है ये फिर थीम बन जाएगा। अब ये आप पर ये लैंग्वेज का फॉर्मेट जो है ना तकरीबन ये किसके अंदर मौजूद है, तो यूं समझ लें कि ये मार्क ने क्या किया, यानी इस चीज का मुकम्मल जो है वो तरीका बताया थीम और रीम के हवाले से, कि आप थीम और रीम एक ही सेंटेंस पर
आप दोबारा उसकी प्लेसमेंट जो है इस तरह आप तब्दील कर भी सकते हैं। अलबत्ता अपनी मेन इंफॉर्मेशन जो है उसको अगर बाद में जब आप एंड में देते हैं ना इंफॉर्मेशन, तो वो आपकी रिंग बन जाएगी, जो बात किसी मेन इंफॉर्मेशन से मुस्तलिक है, और जो आप पहले किसी को बता रहे हैं जो आपका मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, तो वो आपका थीम बन जाएगा। हम चले आगे। Yes, sir. जी सर। वेल जी भाई, हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं तो द जनरल approach in the study of language for the Prague school can be described as a combination of every component of language such as phoneme, morpheme, word, sentence, etc. exists to fulfill a particular function. तो हमारे पास प्राग स्कूल की जब हम बात करेंगे, तो प्राग स्कूल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास लैंग्वेज के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स, हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम उन कंपोनेंट्स को मजीद हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए हमारे पास एक लैंग्वेज में फनीम जो है इम्पॉर्टेंस रखते हैं, मॉर्फीम है, वर्ड है और सेंटेंस है। यानी इनकी मदद से हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को मुकम्मल फंक्शनलाइज करते हैं। हम लैंग्वेज की मुकम्मल जो फंक्शन हम पेश करते हैं वो इन्हीं की मदद से पेश करते हैं। एंड स्ट्रक्चरलिज्म यानी उनका फंक्शन, और हम पूरी स्ट्रक्चरलिज्म जो बनाते हैं वो अब कैसे बनाते हैं, ये फंक्शनलिज्म प्रोसेस है। अब द कॉन्टेक्स्ट नॉट जस्ट द कंपोनेंट्स इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। In addition, just like synchronic, diachronic approaches are seen and interconnected and influencing each other. They regard language as a system of subsystems. Each of has its own problems, but these are never isolated since they are part of the larger whole. अब आप जो हमारे पास सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक हमारे पास जो अप्रोचेस हैं, तो सिंक्रोनिक के अप्रोचेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, डायक्रोनिक के प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं। तो ये मुकम्मली जो है यानी एक सब सिस्टम का जो है एक हिस्सा है, जो लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम बयान करते हैं, जिन्होंने अलग अलग अपने फीचर्स जो हैं वो पेश किए हैं। They regard language as a system of subsystems, each of which has its own problems, but these are never isolated, since they are part of the larger whole. अब इसी हिसाब से अगर हम सिंक्रोनिक वे में हम अगर देखें या डायक्रोनिक वे में हम देखें, लेकिन सिंक्रोनिक इज आल्सो पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, डायक्रोनिक इज आल्सो पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। हम ऐसे कहेंगे कि भाई ये दोनों लैंग्वेज के हिस्से हैं। जब हम मुकम्मल स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करेंगे तो ये दोनों एक लैंग्वेज का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो लैंग्वेज से कोई अलग चीज है, अलग कोई ऐसा नया सिस्टम जो है वो हम इनकी मदद से पेश करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। So the each of the which is its own problems, but these are never isolated since they are part of the larger group. As such, language is never in a state of equilibrium, but rather has many deviations. It's these deviations that allow us language to develop and functions as a living system. तो हमारे पास जिस तरह हम अपने ज़िंदगी में, हम अपनी लाइफ में जैसे हम चलते हैं, चलते चलते हमारे पास फंक्शनलाइज के हवाले से जो हम लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट हम लेकर आते हैं, वो ऐसा ही है कि अगर आप चलती फिरती दुनिया के अंदर आप लोगों से जब मेल मुलाकात रखते हैं और आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आप सुनते हैं, ठीक है, तो आपने देखे हर लैंग्वेज का प्रोसेस जो है वो आपने अलग अलग तरीके से देखा है। और इंग्लिश में अब हमारे पास आजकल जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं नई दुनिया के तहत, लिंग्विस्टिक प्रोसेस के सिस्टम के तहत, जब हम लिंग्विस्टिक को हम या लैंग्वेज को जो हम इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या है, यानी हमारा लिविंग सिस्टम है, तो हम अपने लिविंग सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, मोस्ट उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर जो है डेवलपमेंट ले आते हैं, उसको फंक्शनलाइज हम कर देते हैं।
अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज में आई हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ बायोग्राफीज़ हैं। मैं इनको मज़ीद जो है डिटेल में पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनेट के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं, जिनकी वजह से आप इसी पेज को स्क्रीनशॉट ले लें और आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे आपको बहुत सा मटेरियल जो है इन वेबसाइट्स पर, यानी इन थ्योरीज पर, ये जो बायोग्राफीज मौजूद हैं, इनका मटेरियल जो है आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये मटेरियल जो है, ख़ासतौर पर हमने भी यानी मैंने भी तकरीबन यानी यहाँ से मटेरियल लेकर कुछ हैंडआउट्स यानी बनाए, कुछ हैंडबुक्स बनाए, कुछ नोट्स बनाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको प्रैक्टिस करके आसान तरीके से वैसे बना सकते हैं। आप इसको इसकी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मुख्तलिफ राइटर्स की बायोग्राफी जो है आपके सामने मौजूद हैं, जिन्होंने लिंग्विस्टिक में काम किया, और उनके अपने रेफरेंसेस यानी आपको इंटरनेट पर मौजूद मिलेंगे, जहाँ से आप और मटेरियल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब मैं एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अब शुरू से स्टार्टिंग में ये जो तकरीबन ऐसी पॉइंट्स कोई हो डिस्कस करने के हवाले से, या जो बात आपको समझ में ना आई हो, वो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।